students, welcome to Malika's literature classes and I just hope you all are doing well and आप अच्छे से पढ़ाई करते होगे एंड अभी तक जो 2 चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं आप लोग को क्लियर होगा, आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स लिखना शुरू कर दिया होगा। बच्चा आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर आंसर्स कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर अपना आंसर्स टाइप करें सो दैट कि मैं देख पाऊँ कि आपका क्या परसेप्शन रहा है उन 2 चैप्टर्स में, आप क्या सोचते हो, आपकी क्या पर्सनल थिंकिंग रही है एंड किस तरह से आप किसी क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करते हो, क्या आपकी लैंग्वेज होती है, किस तरह से आप राइट करते हो किसी भी आंसर को, कितना मिनिमम एंड मैक्सिमम वर्ड्स आप यूज़ करते हो। बहुत मैटर करता है बेटा कि एक इम्प्रेसिव लैंग्वेज यूज़ करना वाइल गिविंग योर आंसर। इससे बहुत सारे आपके मार्क्स भी रेज होते हैं एंड आपकी फ्यूचर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा आपका, अगर आपको लिखने, पढ़ने और बोलने बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है तो। आज का जो चैप्टर है बेटा वो है डीप वाटर। ये चैप्टर मैं 3 साल से पढ़ा रही हूँ, ये मेरा तीसरा बैच है 12th क्लास का एंड आई डोंट नो व्हाई बट सभी को ये चैप्टर बड़ा ही बोरिंग लगता है, सब बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। सब कहते हैं मुझसे कि मैम थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग बोर ना हों एंड बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी, बट इस चैप्टर का जो मेन थीम है उसको हम पकड़ के रखेंगे क्योंकि बेटा 12th में जितने भी चैप्टर्स है वो कहीं ना कहीं जो लेसन सिखा रहे हैं आपको, मॉरल लेसन सिखा रहे हैं, वो आपके टिल द एंड ऑफ लाइफ काम आने वाले हैं एंड एवरी चैप्टर ना एक डिफरेंट थीम के बारे में बात कर रहा है एंड अगर ये सारे चैप्टर्स की अगर एक जो आप सब थीम्स पे ध्यान भी नहीं देते हो, आप मेन थीम पे भी ध्यान देते हो, मेन जो मॉरल ऑफ द स्टोरी जो कहते हैं, अगर सारे चैप्टर से आप एक्सट्रैक्ट करके देखते हो तो आपको पता चलेगा कि 12th के सिलेबस ने हर वो टॉपिक जो है वो कवर किया है जो नॉर्मल लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखाता है या आप सोचते हो लेकिन आपको पता नहीं किस तरह से डील करना चाहिए, किस तरह से टैकल करना चाहिए इस तरह के इश्यूज़ को। सोशल इश्यूज़ के बारे में बताया गया है, किस तरह से टीनेजर्स जो हैं वो किस तरह से अपनी लाइफ को एक आइडल वर्शिपिंग में जीते हैं, एक्टर वर्शिपिंग में जीते हैं। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में कवर किया गया है। धीरे धीरे कर करके मैं आप लोगों को बताऊँगी कि एक चैप्टर जो है, हर चैप्टर किस तरह के डिफरेंट थीम्स को डिस्कस करता है एंड आई जस्ट टोटली लव जिस तरह के सिलेबस इंक्लूड किए गए हैं 12th क्लास में। आई जस्ट टोटली लव 30% सिलेबस आप लोग का बेटा डिडक्ट किया गया है, रैशनलाइज किया गया है, तो 30% एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे बट मैं आप लोगों को सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ। जो चैप्टर्स हटाए गए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कुछ उस चैप्टर में आप सीख सकते हो, मॉरली आप एथिकली आप सीख सकते हो। सो शायद आपके मार्क्स के बेसिस पे उस चैप्टर का कोई एग्जिस्टेंस ना हो बट नॉलेज के बेसिस पे उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पे। सो आई जस्ट होप कि आप लोग सारे चैप्टर्स पढ़ोगे, मेरे कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करोगे। सो डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस, ऑटोबायोग्राफी है बेटा। एंड ऑटोबायोग्राफी का सबसे बेस्ट एंड पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है कि आप ऑटोबायोग्राफी मतलब कि एक इंसान जो खुद की स्टोरी लिखता है। सो हम किसकी स्टोरी पढ़ते हैं जो बहुत ही फेमस होगा ना, जो सेलिब्रिटी होगा जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे। एंड अगर हम किसी सेलिब्रिटी के बारे में किसी इंटरव्यू के थ्रू जानते हैं या किसी ने उनकी कहानी लिखी है उसके थ्रू जानते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये चीज़ होती है कि शायद सही भी हो सकता है और नहीं भी सही हो सकता है। बट कोई इंसान अपनी कहानी खुद लेके वो फर्स्ट हैंड नॉलेज हमें प्रोवाइड होता है। जैसे कि क्लास 10th में मैं पढ़ा रही थी लास्ट टाइम नेल्सन मंडेला, उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो आप लोगों ने पढ़ी है क्लास 10th में। सो किस तरह से हमें फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलता है उनकी कहानी, ऐसा लगता है कि मानो वो खुद अपनी स्टोरी बैठाकर हमें बता रहे हैं। एंड सबसे अच्छा जो स्टोरी मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि बहुत से लोगों को थर्ड पर्सन नरेशन ज़्यादा अच्छा लगता है बट मुझे फर्स्ट पर्सन नरेशन अच्छा लगता है। फर्स्ट पर्सन नरेशन मतलब बेटा कि जब ऑथर जो है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन इसमें माउथ स्पीकर है, जो मेन एक्टर है, अगर वो आई का यूज़ करे मतलब कि पर्सनली वो अपने बारे में बता रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। लेकिन अगर इंसान किसी तीसरे के बारे में बता रहा है तो थोड़ा बट वो एक लगता है कि वो कनेक्शन फॉर्म नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि वो स्टोरीज़ अच्छी नहीं होती हैं बट अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन नरेशन की जो स्टोरीज़ होती हैं वो बेस्ट स्टोरीज़ होती हैं। सो स्टार्ट करने से पहले कुछ ऑथर के बारे में जान लेते हैं बेटा। विलियम डगलस जो थे वो एडवोकेट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एंड किस टाइम पे वो रहे हैं
रूजवेल्ट के टाइम पे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, एंड उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज काम किया है, एंड सबसे लॉन्ग लास्टिंग उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया, 36 ईयर्स। आज तक के डेट में किसी ने इतना ज़्यादा लंबा सर्विस नहीं प्रोवाइड किया है जितना उन्होंने प्रोवाइड किया था। एंड बेसिकली इसमें और कुछ नहीं है, जो उनके एजुकेशन के बारे में है कि उन्होंने क्या क्या पढ़ाई की है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कहाँ के रहने वाले हैं, स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा, एज अ टीचर भी उन्होंने वर्क किया है। देन ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, फिर थक गए वो टीचिंग करते करते, एंड देन उन्होंने लीगल करियर मतलब कि एडवोकेसी को परस्यू किया। एंड फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और उनकी मुलाकात येल यूनिवर्सिटी में किससे हुई, रूजवेल्ट से, एंड फिर उनके वो एडवाइज़र बन गए और फ्रेंड भी बन गए। डुगलस वॉज लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डुगलस क्या करते थे, वो किस पे ज़्यादा उनका कमांड था, इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स मतलब होता है बेटा ह्यूमन राइट्स। वो ह्यूमन राइट पे बहुत फोकस करते थे कि सभी को, जितने भी ह्यूमन्स हैं उनको प्रॉपर सभी तरह के राइट्स मिलने चाहिए। वो राइट टू लिव हो, राइट टू एजुकेशन हो, कोई उन पर कोई अत्याचार ना हो। सो बहुत ही अच्छे एडवोकेट रहे अपने टाइम के। एंड इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे विलियम डगलस के फेयर के बारे में, वो अपने फेयर से कैसे ओवरकम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही डीप इम्पैक्टिंग ऐसा कुछ है कि मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको मतलब बहुत ही डीप जाना पड़ेगा इस स्टोरी में। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने लिखी है। एंड बेटा अगर आप रिलेट कर पाते हो इस स्टोरी से, रिलेट करने के लिए ना, एग्जैक्टली रिलेट करने के लिए आपको एक्सपीरियंस करना होगा, या आपने एक्सपीरियंस अगर किया होगा ऐसा डर जिससे आप ओवरकम करना चाहते हो, जिस पे आप जीत हासिल करना चाहते हो, सो डेफिनेटली आप एक करेक्ट प्लेस पे हो। आप विलियम डगलस को अगर पढ़ते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि सभी को डर लगता है, बट आई थिंक कि करेजियस या ब्रेव इंसान वो होता है जो अपने फियर पे कॉन्कर करने की कोशिश करता है। जैसे कि नेल्सन मंडेला कहते हैं, रिसेंटली मैंने नेल्सन मंडेला को पढ़ाया है तो बार बार मुझे उनका ही कोटेशन याद आ रहा है कि किस तरह से ब्रेव वो इंसान नहीं होते जो डरते नहीं हैं। ब्रेव इंसान वो होते हैं जिनके अंदर डर होता है लेकिन इतनी कुव्वत या इतनी ताकत रखते हैं कि उसको हरा सके। सो वो ब्रेवरी होती है, वो करेज होता है। एंड विलियम डगलस अपनी स्टोरी से साफ साफ ये बता रहे हैं। अब एक्सपीरियंस करते हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम ही आप विलियम डगलस की स्टोरीज को पढ़ते हो ना, तो आप प्लीज़ इमेजिन करना किस तरह से वो पूरी स्टोरी को नैरेट कर रहे हैं। आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगी, उस इमेजिनेशन को एकदम बिल्कुल पकड़ के रखना बेटा, क्योंकि जिस तरह से स्टोरी कंटिन्यू होगी, ग्रेजुअली चलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि विलियम डगलस के बदले आप हो एंड ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 or 11 years old। ये कब की बात है, जब मैं 10 या 11 साल का था। आई यहाँ पर कौन है, विलियम डगलस है, ठीक है। तो अब इमेजिन करो कि मैं एज अ मतलब माउथ स्पीकर विलियम डगलस की हूँ, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं ही विलियम डगलस हूँ। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे स्विमिंग सीखनी है। देयर वॉज अ पूल ऑफ YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि YMCA स्टैंड्स फॉर यकीमा, ओके सॉरी, इवन आई फॉरगॉट द फुल फॉर्म ऑफ YMCA। आई थिंक कि यकीमा मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, या यकीमा मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये एक ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पर ये लोग हर जगह स्विमिंग पूल बनाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें से बनाते हैं। इंडिया में भी YMCA का बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस है, स्विमिंग पूल भी है। तो एक एसोसिएशन है जो हर जगह काम करती है, तो यकीमा में है, इस्टेब्लिश है वो। एक पुल है YMCA का, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है स्विमिंग सीखने की, उनको तैराकी सीखनी है एंड YMCA उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस मतलब बेटा डेंजरस। यकीमा जो रिवर है, YMCA की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, YMCA एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, एंड हम यहाँ पे यकीमा रिवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है, वो जो नदी है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है।
Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. जब से मैंने स्विमिंग की बात की थी ना, मेरी मदर बड़ा डरती थी कि अगर आज मैं स्विमिंग पूल में तैराकी सीख रहा हूँ तो कल को मैं यकीमा रिवर में भी जा सकता हूँ। तो वो बार बार मुझे याद दिलाया करती थी वो तमाम केसेस को जो उस डेंजरस रिवर में कितने लोगों की जान गई, एंड बार बार मुझे याद दिलाया करती थी। केप्ट मी, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, केप्ट फ्रेश इन माई माइंड। केप्ट फ्रेश इन माई माइंड मतलब कि रिमाइंडेड अगेन एंड अगेन, बार बार मुझे याद दिलाती थी कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, सो डोंट इवन ट्राई कि तुम उस रिवर में जाके स्विमिंग सीखोगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था ना, मैं तो रिवर में जा नहीं रहा था, मैं तो YMCA के पुल में जा रहा था। बट द YMCA पुल वॉज सेफ। लेकिन मुझे तो स्विमिंग YMCA पुल में सीखनी थी, तो वो तो सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at this shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. And अब वो पुल का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि 2 सेक्शंस में पुल डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो इतना ज़्यादा शैलो नहीं है, इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, एंड जो न्यू स्विमर्स हैं, जो न्यू कमर हैं, जो स्टार्टिंग में स्विमिंग सीख रहे हैं, तो उनका जो एरिया है, आप खड़े भी अगर होगे ना तो डूबोगे नहीं, मतलब 2-3 फीट्स वाला है, तो आपका जो चेहरा है वो पानी के अंदर नहीं होगा। एंड अगर दूसरे सेक्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा डीप है, 9 फीट कह सकते हैं, 9 फीट्स कह सकते हैं। तो उधर तो मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं सीख रहा हूँ, तो मुझे अभी इधर ही रहना है। तो सब कुछ सेफ़ है, ऐसा कोई बात नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। एंड सो मैं तैयार हो गया, मैं वाटर विंग्स लेकर आया था। वाटर विंग्स बेटा आप हाथों में डालते हो, बाजू में डालते हो, एंड वो बलून एंड रबर शेप का होता है, एंड इस तरह से आप तैराकी करते हो। अगर आपने किसी को देखा होगा स्विमिंग करते हुए, नॉर्मली गाँवों में नहीं, ऐसे भी लोग कूद जाते हैं कभी भी, लेकिन अगर स्विमिंग पूल में आपने देखा है किसी को सीखते हुए तैराकी को, तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, एंड उसमें से होता है वाटर विंग्स। सो नॉर्मली प्रिपेयर है जो हमारे ऑथर हैं स्विमिंग सीखने के लिए। आई हेटेड टू वॉक, ये ओके। द यकीमा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन द ईस्टर्न वॉशिंगटन USA। बता रहे हैं कि यकीमा रिवर कहाँ एग्जिस्ट करता है। ट्रिब्यूटरी मतलब बेटा कि एक पार्ट है कोलंबिया रिवर का, छोटा सा पार्ट है जो यकीमा रिवर है, एंड वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, ईस्टर्न पार्ट, मतलब ईस्टर्न पार्ट वॉशिंगटन का है, वो USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वॉशिंगटन में ईस्टर्न पार्ट में कोलंबिया रिवर का एक पार्ट है यकीमा रिवर, ठीक है। द स्टेट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडिजीनियस याकामा पीपल। एंड ये जो पार्ट है, ये जो यकीमा रिवर नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं उस ट्राइब को हम याकामा कहते हैं। एंड अगर आप चेक करोगे गूगल पे तो बड़ा ही अजीब सा ड्रेसअप, पहले के जो ओरिजिनल याकामा होते थे वो हुला लाला वाले जो ड्रेसअप होते हैं ना, वो पहना करते थे। सो उनके नाम से डिराइव्ड हुआ एंड उनका नाम रखा गया यकीमा रिवर। सो कहाँ थे हम, स्टार्ट करते हैं। नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। कभी कभी लोग बहुत ही, अब जो राइटर हैं हमारे, जो हमारे ऑथर हैं, वो हैं 10-11 ईयर ओल्ड, ठीक है, बहुत छोटे हैं। एंड बच्चे जो होते हैं बड़े एम्बेरस्ड होते हैं किसी के सामने कपड़े उतारने में, तो बड़ा उनको अजीब लग रहा था कि हाफ पैंट पहनकर सबके सामने ऐसे जाना। और बहुत ही पतले विलियम डगलस थे एट द एज ऑफ 10 और 11, जो भी एग्जैक्टली एज उन्हें भी याद नहीं है। सो उनको बड़ा अजीब सा लग रहा था कि कितना मेरे पतले पतले पैर हैं, अजीब सा लगेगा। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। उसके बाद मैंने ओवरकम किया, मैंने अपने प्राइड पे जीत हासिल की, और मैंने अपने प्राइड को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा साइड में करके मैंने क्या किया, मैंने सच में हाफ पैंट पहना और स्किनी लेग्स के साथ मैं कोशिश किया स्विमिंग करने की। अब मैं फाइनली तैयार हूँ। मतलब उन्होंने क्या किया कि कभी कभी होता है ना कि एम्बैरसमेंट होती है एंड आप बहुत देर तक सोचते हो कि करूँ कि ना करूँ, बट यहाँ पे विलियम डगलस ने स्विमिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी एंड अपने प्राइड को कम, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कम, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ड्रेसअप कर लिया, जो कि नॉर्मली वहाँ के जो स्विमर्स है वो करते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। एवर्जन मतलब होता है बेटा डिसलाइक। तो शुरुआत से ही विलियम डगलस के मन में, जब भी वो पानी में जाते थे, उनको पानी पसंद नहीं था, स्विमिंग पसंद थी, उन्हें मज़ा आता था, इट्स अ पार्ट ऑफ एडवेंचर। सो उनको ये चीज़ पसंद थी, लेकिन पानी नहीं पसंद था।
पानी क्यों नहीं पसंद था, रीज़न जानते हैं. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old and father took me to beach in California. He and I stood together in the surf. I hung onto him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water, my breath was gone, I was frightened. Father laughed, but there was a terror in my heart at the overpowering force of the waves. अब वो बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे 3 या 4 years ओल्ड होंगे तो उनके फादर उनको कैलिफोर्निया के बीच पे लेकर गए. एंड नॉर्मली जो नहीं, सर्फ मतलब होता है बेटा कि जो लहरें जो आती हैं, ठीक है, समुद्र की जो लहरें आती हैं वो उनको सर्फ कहा जाता है. तो वो बीचों बीच खड़े थे अपने फादर के साथ एंड पानी को देख रहे थे. एंड अचानक से क्या हुआ, एक बहुत बड़ी वेव आई एंड उनको नॉक्ड मी डाउन, मतलब कि उनको गिरा दिया, ओवर पावर कर लिया एंड वो बिल्कुल पानी के अंदर आ गए एंड वो डर से गए. और उनके फादर हंसने लगे. वो उनको लगा कि उनके लिए बड़ी छोटी सी बात थी, लेकिन एक 3 या 4 साल के बच्चे के लिए कहीं ना कहीं वहाँ से डर की शुरुआत हो जाती है. बेटा मैंने अक्सर देखा है कि हम बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं या अनइंटेंशनली, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या अक्सर हम दूसरे पेरेंट्स को भी देखते हैं कि मजाक मजाक में हम बच्चों के साथ क्या करते हैं, ऐसे गेम्स खेलते हैं जो अगर वो रोते हैं, वो चिल्लाते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है. क्योंकि बच्चे रोएं, गुस्सा करें, चिल्लाएं, जब वो कोई भी इमोशन शो करे वो बहुत ही क्यूट लगते हैं. तो हम उनके साथ बहुत सारे प्रैंक्स करते हैं अनइंटेंशनली कि हम उस चीज़ का क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है. मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा जिसमें एक मदर थी एंड उस बच्चे को बताया गया कि और भी लोग वहाँ पे खड़े थे एंड उसको ये शो किया गया कि उसकी मदर वहाँ पे नहीं है. उसको मदर दिख रही थी लेकिन बाकी किसी को नहीं दिख रही थी. एंड आई थिंक उसका एज जो होगा वो 6-7 years ओल्ड होगा. बाकी सब कह रहे हैं कि किधर गई किधर गई किधर गई. एंड वो बच्चा चिल्ला रहा है कि नहीं मम्मा यहीं पर है, मम्मा यहीं पर है. एंड जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली वो प्रैंक कर रहे थे उस बच्चे के साथ एंड कंटिन्यूसली उन्होंने 10-15 मिनट्स प्रैंक किया. बहुत सारे लाइक आए थे, बहुत सारे लोग उस पर लाफिंग इमोजीज बना रहे थे. बट पता नहीं, आई डिड नॉट नो कि मुझे बड़ा सा अजीब सा लगा क्योंकि उस प्रैंक में अनइंटेंशनली कभी भी पेरेंट्स का कभी इंटेंशन नहीं होता है बच्चों को इंटेंशनली हर्ट करने का, ना ही अपनी फैमिली, कोई भी फैमिली मेम्बर किसी बच्चे को हर्ट नहीं कर सकता. लेकिन जो इम्पैक्ट उसके प्रैंक से आया, वो कंटिन्यू रो रहा था, चिल्ला रहा था एंड शायद उसे बता दिया जाए कि हाँ ये प्रैंक था, ऐसा कुछ भी नहीं था. लेकिन जो डर पैदा हो जाता है बच्चों के मन में, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं एंड उस एज में जो डर होता है वो बहुत मुश्किल से निकल पाता है. वो बड़े पर भी वो डर कहीं ना कहीं वापस रिवाइव होकर रिमाइंड होकर आता ही आता है. ग्रेजुअली आए या रेमिनेंट पार्ट में आए, लेकिन आता ज़रूर है. सो इसीलिए इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों को ट्रीट करते हुए कि हम ऐसा कोई भी प्रैंक ना करें जो बच्चों के मन में डर को पैदा करे. यहाँ पे जो फादर है वो अनइंटेंशनली उस चीज़ को उन्होंने किया कि बचाने की कोशिश नहीं की एंड बच्चा जो था वो पानी में डूब गया. तो वो डर कहीं ना कहीं आया, लेकिन उनके फादर को वो ये चीज़ एहसास नहीं थी क्योंकि वो अनइंटेंशनली कर रहे थे. अक्सर हम भी कर देते अनइंटेंशनली, लेकिन अगली बारी इस चीज़ का ध्यान रहे कि बच्चों के साथ कोई भी ऐसा डेंजरस प्रैंक नहीं करना है. क्योंकि उनके मन में अगर फेयर जो है वो घर कर जाता है, बहुत मुश्किल होता है उसे निकाल पाना. एंड जैसे कि विलियम डगलस ने वो फील किया था उस पानी के वेव्स को नॉक डाउन करते हुए एंड वो किस तरह से पानी, एक टेरर जो था उनके दिल में, मतलब इधर घर कर गया. एंड आज भी अभी 10 and 11 years के हैं, 7-8 years एज के बाद भी, 6-7 years के बाद भी वो जो डर है वो अभी तक एग्जिस्टेंस है उस चीज़ का. एंड वो उस चीज़ को याद करके बता रहे हैं कि मुझे पानी अच्छा नहीं लगता, जस्ट बिकॉज कि जब मैं 3 या 4 years ओल्ड का था तो मेरे साथ ये चीज़ हुई थी. माई इंट्रोडक्शन to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. And जब मैं YMCA पुल में आया, जब मैंने खुद से तारुफ कराया, इंट्रोड्यूस कराया वहाँ पर, तो जो मेरा चाइल्डहुड वाला जो फेयर था ना कहीं वो फिर से आ रहा था. वो एक बचपन वाला जो डर था. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. फिर मुझे लगा कि नहीं यार, चलो ठीक है, कॉन्फिडेंट होते हैं, सीखना है. वो बचपन की बात थी. नॉर्मली आप खुद को नहीं क्या करते हो कि मतलब खुद को हिम्मत देते हो, नहीं इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके.
यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अगर कोई और नहीं होता है तो आप खुद को हिम्मत दे दो। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम। एंड फिर मैंने स्टार्ट किया, मैं स्विमिंग पूल में गया एंड मैंने पैडलिंग शुरू किया ना, हाथ पैर आप सर्किल मोड में करते हो, ऊपर नीचे अप डाउन करते हो उस तरह से। एंड बाकी यहाँ पर एपिंग मतलब बेटा कॉपी करना। तो बाकी जो बच्चे जो मुझसे अच्छे थे स्विमिंग में, मैं उनको कॉपी करके मैंने शुरू किया अपने वाटर विंग्स के ज़रिए स्टार्ट किया मैंने प्रैक्टिस करना। आई डिड दिस 2 or 3 times on a different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। और मैंने 2-3 बार ही किया होगा एंड फाइनली मुझे ऐसा लगा कि यार मैं अपने डर से निकल रहा हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा था, मैं रिलैक्स हो रहा था पानी में। तभी मेरे साथ एक घटना घटी। मिस एडवेंचर मतलब बेटा कि एक्सीडेंट हुआ। एंड क्या हुआ था उनके साथ, देखते हैं क्या हुआ है। I went to the pool when no one else was there. The place was quiet and the water was still and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. एक दिन जब वो गए YMCA पूल के पास, कोई था नहीं, पानी बहुत ही क्वाइट था क्योंकि वो कोई स्विमिंग नहीं कर रहा, तो कोई रिपलिंग्स नहीं हो रही थी, कोई पानी में कोई ऐसा शेप नहीं बन रहा था। आप जब कोई तो तैरता है तो पानी की आवाज़ें आती हैं, छप छप, ये सब कुछ नहीं, बहुत ही क्वाइट वाटर था एंड इतना साफ़ था क्योंकि अभी तक किसी ने स्विमिंग तो किया नहीं था, तो बहुत ही क्लीन था। जैसे कि मेरे घर का जो बाथटब है, जिसका जो बाथटब का जो फ्लोर होता है वो जितना क्लीन था, वैसे ही स्विमिंग पूल का जो फ्लोर था वो साफ़ साफ़ क्लियर दिखाई दे रहा था मुझे। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक डर लगा, मैं वेट कर रहा था, मुझे पता नहीं, मैं बहुत थोड़ा सा डरा एंड मैंने वेट किया कि कोई आ जाता तब मैं पानी में जाऊं, क्योंकि वो जो बचपन का डर है वो अचानक से ख़त्म नहीं हो पाता है। सो वो बैठ कर साइड में एट द एज ऑफ पुल वो इंतज़ार करते हैं कि कोई आए एंड देन वो अपना स्विमिंग प्रैक्टिस शुरू करें। तभी क्या होता है, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He had, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है कि एक लड़का आता है, बिग ब्रूजर मतलब बेटा कि जो थोड़ा बुले टाइप के होते हैं ना, थोड़े गुंडे टाइप के दिखते हैं, मसल वसल्स बनाए हुए, थोड़ा बॉडी बिल्डर वाले टाइप के। 18 ईयर्स ओल्ड ही है, लेकिन थोड़ा सा अपना पैंट पहन कर आया, ऊपर से नेकेड है, ठीक है, कपड़ा नहीं पहना उसने एंड उसकी पूरे मसल्स दिख रहे हैं, एप्स दिख रहे हैं उसके सारे के सारे। एंड वो परफेक्ट एग्जाम्पल था, स्पेसिमेन मतलब कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल था ब्यूटीफुल फिजिकल मैन का, ठीक है, मतलब एकदम एग्जैक्टली वो हीरो माफिक दिख रहा था, लेकिन था वो क्या, बुली था, ठीक है। जैसे आप देखकर किसी को पता लगा सकते हो ना कि एंग्री मैन टाइप का, जो किसी ना किसी को परेशान करेगा या गुस्से वाला, तो वो आता है और चिल्लाता भी वैसे ही कि अरे यार वो पतले लड़के, पानी में तुम्हें धक्का दूँ क्या, कैसा लगेगा तुमको डूबते हुए, इस तरह से उसने चिल्लाकर बोला। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड उसने अचानक से उठाया और पानी में फेंक दिया। बेटा बिफोर कंटिन्यूइंग मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि बुली करना, चाहे आप किसी भी इंटेंशन से करते हो, वो गलत होता है। किसी भी इंटेंशन से करते हो, किसी की रैगिंग करना किसी भी इंटेंशन से आप करते हो, वो गलत होता है। एंड आपने, अगर आपको याद होगा, आपने क्लास 9th में अमांडा पढ़ा होगा एंड नहीं सॉरी अमांडा नहीं, आप लोगों ने 100 ड्रेसेस पढ़ा होगा। द 100 ड्रेसेस में किस तरह से एक छोटी बच्ची जो रहती है, किस तरह से बाकी जो दूसरों के अपने क्लासमेट्स के बुलिंग को फेस करती है, एंड किस तरह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ता है। चाहे वो किसी भी एज में बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, अगर उसे ट्रीट किया जाए इनडिफरेंटली, अलग से ट्रीट किया जाए, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है। प्लीज़ अपने आसपास लोगों से अच्छे से ट्रीटमेंट, अच्छे से व्यवहार करिए, बिकॉज यू सीरियसली डोंट नो कि वो सामने वाला पर्सन जो है वो किस कंडीशन से गुजर रहा है। आपको तो पता है ना कि जो सामने स्माइल करते हैं वो अंदर से पता नहीं किस कंडीशन में हो या ना हो। सो जस्ट ट्राई टू शो, मतलब यू काइंड बिहेवियर, जितना आप सिंपैथेटिक हो सकते हो, बिकॉज इस तरह की बुली, इस तरह का खुद को कूल दिखाना, ये बड़ा ही अनुकूल लगता है, बहुत ही अनुकूल होता है। एंड ऐसा जो करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे बड़े अनएजुकेटेड इंसान होते हैं, जिन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, कोई इल्म नहीं होता है। सो एजुकेशन आपके अंदर हमेशा ही अच्छाई लेकर आता है, नॉलेज अच्छाई लेकर आता है। सो डजेंट मैटर सामने वाला कैसा ट्रीट कर रहा है आपको, आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग ट्रीट करो उसे, एंड आपका नेचर हमेशा ही हमेशा गुडनेस वाला होना चाहिए।
आई जस्ट होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि प्लीज़ डोंट बुली एनीवन। चाहे कितना भी मज़ा आता हो आप लोगों को ये चीज़ करने में, लेकिन आपको करने में मज़ा आता है, लेकिन सामने वाले पे क्या गुजरती है यू डोंट हैव एनी आइडिया। सो देखते हैं किस तरह से उस 18 ईयर्स ओल्ड ने उसको पानी में फेंक दिया। एंड वो तो फ़न के मूड में था, लेकिन विलियम डगलस ने कितना मुश्किल से वो चीज़ को सर्वाइव किया, कितना वो मेंटली डिप्रेस्ड हुए इस चीज़ को लेकर, फिजिकली उन्होंने कितना फाइट किया। देखते हैं। जब उन्होंने फेंका पानी में तो बहुत ही सिटिंग पोजीशन में बैठे हुए थे एज में, तो वो सिटिंग पोजीशन में ही पानी में गए। पानी का जो स्तर था वो 9 फीट, मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में ही, तो बड़ा ही नीचा गहरा था, लेकिन वो अचानक से बॉटम में नहीं गए, जैसे कि ग्रेजुअली धीरे धीरे वो जा रहे थे। लेकिन उन्हें बहुत डर लगा अचानक से पानी में। मुझे बिल्लियों से बड़ा डर लगता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। एंड पता नहीं मैं कोशिश करती हूँ ओवरकम करने की, एंड इस चैप्टर के पढ़ने के बाद मैं ट्राई करूँगी इस चीज़ को ओवरकम करने की। बट अगर मेरे सामने अगर कैट आ जाती है, मेरी सांसें रुक जाती हैं, मैं सांस नहीं ले पाती हूँ। एंड कुछ वक्त तक अगर मेरे पास टच होके गुजर गई या मेरे रूम में आ गई तो मैं घंटों रोती हूँ। एंड तब मैं अगर नॉर्मल फील करती हूँ तब मैं चुप होती हूँ। तो ये कंडीशन है, मुझे फोबिया है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो किसी ना किसी चीज़ से डरते हैं। किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है जो डर के मारे आप शिवर करने लगो, जो एकदम सामने भी ना देख पाओ। तो विलियम डगलस के लिए वाटर जो था वो एक फियर था उनके लिए, जिनसे वो बहुत डरा करते थे। बहुत मुश्किल था उनके लिए YMCA पुल को ज्वाइन कर पाना, क्योंकि एक टाइम पे उनके साथ इतना खतरनाक सा इंसिडेंट हुआ था, जो कि नॉर्मली बड़े लोगों के लिए वो खतरनाक इंसिडेंट नहीं था, लेकिन एक 3 या 4 साल के बच्चे के लिए बहुत ही डेंजरस वो इंसिडेंट था, जो उनके दिमाग में हमेशा बना रहा। सो किस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, बट नॉट येट फ्राइटन। लेकिन उन्होंने फिर खुद को संभालने की कोशिश की। इतना वो नहीं डरे थे कि वो आउट ऑफ वेट्स हो जाए, इतना वो नहीं डरे थे कि अपने इंटेलिजेंस को, अपने रीजनिंग को खो दे। मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने समझ को खो दिया था, उन्होंने तुरंत एक्शन लेना शुरू किया कि अब तो मैं पानी में गिर गया तो मुझे क्या करना चाहिए। आई वुड मेक अ बिग जंप। उन्होंने प्लान किया कि मैं जब मैं नीचे पहुंचूंगा, जब मैं बॉटम को हिट करूंगा, जब मेरा पैर जो है वो ज़मीन को टच करेगा पूल के, तो मैं एक ज़ोर की छलांग लगाऊंगा, अ बिग जंप। एंड सर्फेस पे आके, पानी के जब सर्फेस पे आऊँगा, ऊपर आऊँगा, तो तुरंत लेट कर मैं पैडलिंग करना शुरू कर दूँगा, स्विमिंग करना शुरू कर दूँगा, और मैं एज की तरफ चला जाऊँगा जहाँ पर एंड होता है पुल, और मैं बच जाऊँगा। इस तरह से उन्होंने प्लानिंग की थी पानी में रह के। नॉर्मली लोग अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ नहीं कर पाते हैं जब वो इस ऐसी जगह पे होते हैं जिस जगह से उन्हें बड़ा ही डर लगता है। लेकिन विलियम डगलस ने अपने रीजनिंग को नहीं खोया, अपने विट्स को नहीं खोया, उन्होंने ऐसी प्लानिंग की। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन बड़ा टाइम लग रहा था उन्हें नीचे आने में। 9 फीट का था। दोज 9 फीट वर मोर लाइकली 90। एंड कभी कभी होता है ना कि कभी कभी आप जब किसी चीज़ का इंतज़ार करते हो तो 1 घंटा भी ऐसा लगता है कि यार 4 घंटे हो गए। एंड कभी कभी आपको अगर किसी चीज़ में मन लगने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि यार जल्दी टाइम ना ख़त्म हो, तो 1 घंटे ऐसा लगता है कि 5 मिनट में ख़त्म हो गए। सो लाइफ इज़ फुल ऑफ आयरनी। वॉट यू एक्सपेक्ट द एग्जैक्ट ऑपोजिट थिंग हैपन्स। यहाँ पे उनके साथ यही हुआ कि 9 फीट उनको ऐसा लग रहा था कि वो 90 फीट लग रहा था, वो पहुँच ही नहीं पा रहे थे बॉटम। फाइनली वो बॉटम पे जाते हैं, लेकिन जब वो बॉटम पे जाते हैं तो मतलब लंग्स में इतना पानी भर चुका होता है कि ऐसा लगता है कि वो बर्स्ट हो जाएगा। मतलब उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो कुछ कर पाएँ, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत लूज़ नहीं की रहती है। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम आई समॉन्ड मतलब बेटा गैदर, इकट्ठा करना। उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को, ताकत को इकट्ठा करके, और उन्होंने सोचा कि मैं एक बहुत ही बड़ा जंप लगाऊंगा। ग्रेट स्प्रिंग मतलब कि एकदम ज़ोर का छलांग, बड़ा सा छलांग अपवर्ड। आई इमेजिन आई वुड बॉब अप टू द सर्फेस लाइक अ कॉक। इमेजिन क्या किया था, कॉक यहाँ पे बेटा शैम्पेन का आपने बॉटल देखा होगा ना, कि लोग शेक करके एंड शैम्पेन का बॉटल खोलते हैं तो जो कॉक, जो ऊपर का ढक्कन होता है, वो ज़ोर से उड़ के जाता है। सो उन्होंने इमेजिन किया होता है कि मैं इसी तरह से ज़ोर से छलांग लगाऊंगा, सीधे सर्फेस पे आके रुकूंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली। बट हुआ क्या, जब उन्होंने छलांग लगाई तो ऐसा नहीं था कि वो बहुत तेज़ी से ऊपर गए, बल्कि वो ऐसा लग रहा था कि बहुत स्लो, ऐसा लग रहा था वो सॉन्ग चलता है ला 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 ला, वो उस तरह से वो स्लोली ऊपर आ रहे थे। आई ओपन्ड माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। एंड जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, मतलब आंखें बंद करके जोर का छलांग लगाना कि सर्फेस पहुंच जाए,
ये जब उन्होंने आंखें खोली तो सिर्फ उन्हें वाटर ही वाटर दिख रहा था, क्योंकि वो सर्फेस पे नहीं पहुंच पाए थे। एंड डर्टी येलो टिंच टू इट, एंड पानी का जो कलर था थोड़ा सा येलोइश कलर का था। टिंच मतलब कि हल्का सा टच था येलो का, उन्हें दिख रहा था। और कोई भी अगर पानी येलो कलर का होगा तो बड़ा ही डर्टी सा लगता है। आई ग्रू पैनिकी। अब मैंने अपने आसपास पानी देखा तो मैं थोड़ा घबराने लगा, मतलब होता ना कि अब क्या होगा, मैं बच नहीं पाऊंगा क्या। आई रेस्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। मैंने बहुत कोशिश की हाथ पैर चलाने की, और जैसे नहीं होता कि आप हाथ चलाते हो तो आप किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हो, तो ऐसा लग रहा था कि कोई रोप मिल जाए, कोई रस्सी मिल जाए कि मैं खींच के ऊपर आ जाऊँ, बट उनके हाथों में सिर्फ और सिर्फ पानी आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग। उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट। मैंने चिल्लाने की कोशिश की पानी में, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरी आवाज़ भी फ्रीज हो गई है। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। फिर धीरे धीरे कर करके कोशिश करने के बाद मैंने देखा कि जो मेरा आँख और नाक है वो पानी से बाहर आ चुका सर्फेस पे, लेकिन मेरा जो मुंह है वो अभी अंदर ही है, उतना मैं ऊपर नहीं गया हूँ। आई फील्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, आई फ्लेड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर। फ्लेल्ड मतलब होता है बेटा कि आप जब सरफेस पे गए तो आप क्या करते हो, छटपटाने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। एंड वहाँ पर भी वो सरफेस पे जाकर अपना हाथ पैर चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। आप हाथ निकाल कर ऐसे 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 हिलाते हो कि मतलब कोई बचाने के लिए आ जाए। पर उस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि मुंह तो पानी के अंदर था, तो उन्होंने पानी को अंदर ले लिया, स्वेलो कर लिया। एंड बहुत ज़्यादा पानी जब अंदर चला जाएगा तो आप चोक करने लगते हो, आपके लंग्स से पानी भर जाता है तो आप खांसने लगते हो एंड आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप। मैंने बहुत कोशिश की अपने लेग्स को ऊपर करने की, बट ऐसा लग रहा था ना कि इतना भारीपन सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उस पर बहुत भारी सा कोई वेट रख दिया गया है। मेरा पैर एकदम बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया था, रिजिड मतलब एकदम हार्ड हो गया था। होता है बेटा, जब पानी के आप अंदर होते हो तो आपका शरीर काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, आप फ्रीज होने लगते हो, आपकी बॉडी रिजिड हो जाती है, आप पैरालाइज सा फील करते हो। बट विलियम डगलस ने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। उन्होंने फिर क्या किया, अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। अभी उनको क्या लग रहा था कि नीचे से कोई कुछ खींच रहा है, ठीक है, एक्चुअल में कोई नीचे नहीं था, बट वो पानी का प्रेशर था जो उनको नीचे की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ट मी। मैंने बहुत चिल्लाया, बट ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मेरी जो आवाज़ है वो पानी तक ही जा रही है, कोई बाहर तक नहीं जा रही है। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, एंड बहुत कोशिश के बावजूद भी वो सर्फेस पे टिक नहीं पाए और फिर वो नीचे की तरफ गिरने लगे। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एंड उसके बाद मैं फिर पानी के एकदम नीचे की तरफ चला गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट्स इन अ इरेजिस्टिबल फोर्स। एंड यहाँ पर क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा कि यार अभी मैं पूरा स्ट्रेंथ लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे आप रात में कोई बुरा सपना देखते हो ना बेटा, एंड उस बुरे सपने में कभी कभी ऐसे फोर्सेस आपको मिलते हैं, भूत हो, आत्मा हो, या ऐसी किसी चीज़ से आप फाइट करते रहते हो जिसको आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हो। ऐसा लगता है कि बड़ा ही मुश्किल है उस नाइटमेयर से फाइट करना, उस फोर्सेस से फाइट करना। सो वैसे ही बुरे सपने के भांति, बुरे सपने की ही तरह उनको अभी ये फील हो रहा था कि पानी से लड़ना मतलब कि मैं एक बुरे सपने में हूँ और मैं लड़ नहीं सकता। आप जब बुरा सपना देखते हो ना, सपनों में ना, नाइटमेयर्स में ना कोई दौड़ नहीं पाता नॉर्मली, ये लोग कहते हैं। तो जब आप भागने की कोशिश करते हो ना, कोई आपके पीछे पड़ा होता है, कोई ऐसा फोर्स जिसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते हो, अगर वो पीछे पड़ता, आप उससे नामुमकिन है जीत पाना। एंड तभी तो वो नाइटमेयर होता है, तभी तो वो बुरा सपना होता है। ओके, लाइट गई। ओके, जस्ट वेट ए मिनट बेटा। सो वेयर वाज आई? ओके, सो उनको ऐसा लगा था कि ये बुरा सपना है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ and my lungs ached, my head throbbed, I was getting dizzy, but I remember this strategy. अब उनको क्या फील हो रहा था, पानी में थोड़े ज़्यादा समय के लिए हैं तो ऐसा लगा था उनकी सांसें जो हैं वो अब ख़त्म हो रही हैं, उनका लंग्स जो था पानी की भरने की वजह से दर्द होने लगा था, एंड हेड जो था वो थ्रॉप कर रहा था। थ्रॉप मतलब होता है कि बेटा कि एक इंटरवल, जैसे कि हार्ट बीट होता है ना, जो थक 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 करता है, तो वैसे ही सर में भी उनको धक धक, एक एक सेटअप एक होता है ना कि नॉर्मली इंटरवल के बाद, एक कंटिन्यूस इंटरवल के बाद आपकी थ्रॉबिंग होती है, एक टाइम लिमिट सेट होता है कि अच्छा यार 1 सेकंड के बाद थ्रॉब हुआ,
फिर 2 सेकंड के बाद फिर दोबारा हुआ, एंड वो रिदम बना रहता है। उतनी ही टाइम इंटरवल के बाद फिर से वो क्या होता है, बीट होता है। तो थ्रॉबिंग वाला जो हेडेक होता है ना, जो धक 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 वाला दर्द होता है, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। एंड वो पेन अभी जो हमारे ऑथर है वो फील कर रहे हैं पानी में, तो बुरी तरह से वो हैं, उनको चक्कर भी आ रहा है, डिजीनेस, मतलब कि अब वो ऐसा लग रहा है कि अब वो अनकॉन्शियस हो जाएंगे। बट उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं भूली होती है। उन्हें पता होता है कि नहीं, मुझे अभी होप लूज नहीं करना है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस। एंड फिर से ऐसा लगता है कि विलियम डगलस को 10 and 11 ईयर्स के ओल्ड में जो उनके स्विमर इंस्ट्रक्टर होंगे उन्होंने सिखाया होगा कि ऐसा जंप करो कि आप शैम्पेन की जो बॉटल का वो जो कैप होता है ना, उसकी तरह आप ऊपर आओ। तो बार बार ही वो जो उनका फंडा था वो रिपीट कर रहे थे, यही लाइन रिपीट कर रहे थे कि मुझे ये स्ट्रैटेजी अपनानी है, ऐसा जोर का छलांग लगाना है कि मैं ऊपर की तरफ आ जाऊँ। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, एंड सेम वही लाइन कि किस तरह से ऊपर जाएंगे, फिर वाटर पे सरफेस पे लेटेंगे, एंड देन मैं अपना आर्म्स जन अपने पैर को क्या करूँगा, पैडलिंग स्ट्राइक करूँगा जिस तरह से स्विमिंग की जाती है, एंड फिर मैं बच जाऊँगा, एंड पुल के एज की तरफ जाके आराम से मैं पुल के बाहर निकल जाऊँगा सेफली। सो स्ट्रैटेजी थी। एंड फिर क्या करते हैं, आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। फिर अभी वो नीचे की तरफ जा रहा है ना, अभी भी प्रोसीजर चल रहा है, जैसे कि नहीं होता कि 9 फीट भी लग रही है कि 90 फीट्स वाला जो कंडीशन है। आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद येलो, एंड आंखें बार बार बंद कर रहे हैं क्योंकि उनकी आंखों में पानी चला जा रहा है। तो फाइनली जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो हर जगह पानी दिखता रहता है, येलोइश कलर का पानी, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। एंड पानी इतना गहरा होता है कि पानी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता रहता है विलियम डगलस को। एंड देन श्योर stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. एंड अचानक से आप 10 and 11 ईयर्स के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो जिस चीज़ से डर रहा है। ये तो विलियम डगलस की हिम्मत की बात थी कि वो अभी तक इतना हिम्मत बना के रख पा रहे हैं कि वो स्ट्रैटेजी को याद कर रहे हैं, लेकिन एक अजीब सा डर उन्हें सीज कर दिया था, वो बचपन वाला जो डर। एंड ऐसा डर जिसको कोई नहीं समझ सकता, ऐसा डर जिस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसा डर जिसको तभी समझा जा सकता है जब आपने वो एक्सपीरियंस किया होगा। तो विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, आप अगर कोई आपको बता भी रहा है तो आप नहीं फील कर सकते उस चीज़ को। मैं फील कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बिल्लियों से डर लगता है। सो मैंने ये चीज़ फील की है। जब बिल्ली आ जाती है एंड मैं उसके सामने, मैं रूम में लॉक हो जाती हूँ उसके साथ। सो वो जो टेरर था मेरी लाइफ का वन ऑफ द मतलब डेंजरस मोमेंट्स में से था, डेंजरस इंसिडेंट्स में से था। सिमिलरली उतना मैं रिलेटेबल नहीं, मेरे लिए डर की बात थी, जैसे कि वो पानी में फंस गए थे, मैं बिल्ली के साथ फंस गई थी। शायद आप रिलेट कर पाओ, मे बी आपने भी ऐसा डर फील किया हो, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप उनकी इंटेंसिटी नहीं पता लगा सकते कि वो कितना डरते होंगे। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, अब मैं चिल्लाने लगा था पानी के अंदर। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मेरी मतलब पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी, स्टिफ रिजिड विथ फियर, एकदम हार्ड हो गई थी डर से। ऐसा लग रहा था कि क्या करूँ मैं, किस तरह से करूँ। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, जो अब चिल्ला भी रहा था ना मैं, तो ऐसा लग रहा था कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, मेरी आवाज़ जो है वो जम सी गई है, फ्रोजन हो गई है। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हार्ट सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। एंड कैसे पता चल रहा था विलियम डगलस को कि अभी भी वो जिंदा है, क्योंकि जो पाउंडिंग थी सर की, जहाँ पे उन्होंने पाउंडिंग के बदले में एक जगह यूज़ किया है थ्रॉबिंग का। सो मतलब एकदम सर में ना धक 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 वाला दर्द होना वैसा, और मेरी जो नहीं हार्ट बीट थी वो थी, उससे पता चल रहा था मुझे कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। बाकी उनकी जो बॉडी थी वो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो चुकी थी। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। लेकिन इसी डर में, इसी डर के बीच में फिर से मुझे एहसास हुआ कि ना 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 ना, I have to do something. I have to save myself. I must remember to jump when I hit the bottom. And मुझे याद रखना है कि जब मैं बॉटम पे पहुंचूंगा, जब वहाँ पे पहुंचूंगा तो मुझे छलांग लगानी है। कैसे, किस तरह से? बहुत ही ज़ोर से छलांग लगानी है कि मैं कॉक की तरह मैं ऊपर सरफेस पे पहुंच जाऊँ। At last I felt the tiles under me. My toes wrigged out as if to grab them. I jumped with everything I had. And जैसे ही मेरी उंगलियाँ पहुँची, पैरों की उंगलियां जैसे ही बॉटम को टच की, मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के जंप किया, जितनी भी ताकत थी मेरे अंदर, एवरीथिंग आई हैड। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। बट फिर भी मैं सरफेस तक नहीं पहुंच सका इस बारी भी। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, वाटर अभी भी मेरे अराउंड था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स,
वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। मैंने हर चीज़ तलाश करने की कोशिश की जिससे मैं अपनी जान को बचा सकूं, बट कुछ मुझे नहीं मिल रहा था। वहाँ पे लैडर नहीं था, वहाँ पे रोप्स नहीं था, विंग्स भी नहीं थे जिसके सहारे मैं स्विमिंग करके ऊपर आ सकूं। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्प्ड मी। ऐसा लग रहा था कि मतलब वो जो वाटर है वो मुझे एकदम जकड़ के रख चुका है। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, एंड उनका डर जो था वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे नहीं आप फील करते हो एक शॉक्ड इलेक्ट्रिक शॉक फील करते हो, वैसे ही शॉक टेरर का उन्हें ऐसा लगा था, जिसकी वजह से अब उनका जो माइंड, हार्ट, बॉडी सभी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। अब वो काँप रहे थे पानी में, कोई भी नॉर्मली काँपता। अगर हम जिस एज में हम हैं, एट द एज ऑफ 25, 26 या किसी भी एज के लोग होंगे, अगर इस तरह से पानी में फंस जाएंगे, जिन्हें डर लगता है, जिन्हें अच्छे से स्विमिंग नहीं आती है, उनके लिए एक नाइटमेयर के जैसा है। माई आर्म्स वुडंट मूव। अब मेरे हाथ भी मूव करना बंद कर दिए थे। माई लेग्स वुडंट मूव। मेरे पैर नहीं मूव कर रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प। मैंने बहुत कोशिश की हेल्प मांगने की, चिल्लाने की, टू कॉल फॉर मदर। मैंने 10 ईयर्स का बच्चा, यार हम भी कभी परेशानी में होते सबसे पहले हमें मम्मी ही याद आती हैं, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। यहाँ पे विलियम डगलस भी अपनी मदर को याद कर रहे हैं, उन्हें याद करके उनसे हेल्प मांग रहे हैं। दैट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उनकी मदर पास नहीं है, लेकिन एक बच्चे का जो इनोसेंस है वो अपनी मदर को चिल्ला रहा है, हेल्प मांग रहा है, बट कुछ नहीं हुआ उसके अलावा। देखती हूँ बेटा कितना बाकी और है। ओके, थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, थोड़ा देखते हैं कहाँ पर थे यार। एंड दैट स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। एंड अचानक से उनको लाइट दिखी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। एंड मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगा। जो येलो वाटर जो मुझे सीज करके रखा था, कब्जे में रखा था, वो उससे मैं बाहर निकलने लगा। एटलीस्ट माई आइज पर, मेरी जो आंखें थी वो सर्फेस से पहुंच गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, एंड जो नाक था वो भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा पानी से टच था, लेकिन फिर वो बाहर था। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो अपनी स्ट्रेंथ वो लूज़ कर चुके हैं बेटा। उनका पैर, हाथ सब काम करना बंद कर रहा है। अब ये थर्ड टाइम था जब वो फिर से नीचे जा रहे हैं। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। मैंने सांस लेने की जब कोशिश की तो उन्होंने जब मुंह खोला तो उनके अंदर पानी आ गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। और फिर जो लाइट थी, जो आ रही थी लाइट, वो फिर से चली गई। देन ऑल अफोर्ट्स सीज्ड। I relaxed, even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear, it wiped out terror. There was no more panic, it was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice, to be drowsy, to go to the sleep. No need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like my mother's. Now I must go to sleep. ये स्टेज कब आता है बेटा, जब आप बिल्कुल ही थक जाते हो, अपना 100% प्रोवाइड कर चुके होते हो, एंड 100% प्रोवाइड करने के बाद जब आपका मन, आपका दिल, आपका शरीर पूरी तरह से थक जाता है, तो आप एक ऑब्लिवियन स्टेज में चले जाते हो। ऑब्लिवियन मतलब बेटा कि एक अनकॉन्शियस स्टेज में चले जाते हो, जहाँ पे आपकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं एकदम बंद सी हो जाती है। एंड यहाँ पर उन्हें अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उन्हें फाइट नहीं करना था जीने के लिए, अब उन्हें जंप नहीं करना था, अब कोई वो पैनिक नहीं फील कर रहे थे, अब डर नहीं लग रहा था, वो ट्रेम्बल नहीं कर रहे थे। वो बहुत ही एकदम सब कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत ही क्वाइट है, बहुत ही पीसफुल है, बस मुझे सोना है। और पानी ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी जो मदर की गोद होती है, टेंडरली आर्म्स, उस तरह से पानी उन्हें ऐसा लग रहा था। ये टाइम कब होता है, जब आप कम्प्लीटली होप लूज़ कर देते हो एंड आप फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हो कि दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ। सो नाउ कोई नीड नहीं है इतना ज़्यादा। एक होता है ना कि आप लास्ट तक ट्राई करते हो, लास्ट तक ट्राई करते हो, जब तक कि आपके अंदर थोड़ी भी ताकत बची रहती है, आप तब तक ट्राई करते हो बेहतर बनाने का। लेकिन जब ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम एंड है, जब आपके सामने ताकत ख़त्म हो जाती है, तो आप बिल्कुल नम हो जाते हो बेटा, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते। फिर आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है कि अब दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ माई डेस्टिनी एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट। सो यहाँ पर विलियम डगलस को भी ये लगा कि अब बचना इम्पॉसिबल है, एंड वो अब सब कुछ होप लूज़ करके अब एक ऑब्लिवियन में चले गए थे, क्योंकि पानी की प्रेशर की वजह से, पानी में इतनी देर रहने की वजह से वो एकदम कम्प्लीटली, उनकी बॉडी जो थी वो एकदम कम्प्लीटली नम हो चुकी थी।
एंड धीरे धीरे उनका जो माइंड था वो नम हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जो उनकी हार्ट बीट है वो भी कम होती जा रही है। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, एंड धीरे धीरे मैं ओब्लिवियन की, मतलब अनकॉन्शियसली, और मेरी आंखें बंद हुई। एंड द नेक्स्ट, डोंट वरी, विलियम डगलस, ही वॉज नॉट डेड एट दैट टाइम। अगर नहीं रहते तो हम उनकी स्टोरी नहीं पढ़ते रहते। वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती है तो उनको याद होता है कि वो स्टमक के बल पे लेटे हुए हैं एंड खूब सारी वॉमिटिंग कर रहे हैं, एंड दो बच्चे खड़े हैं, जो उनका बुली है वो, एंड दूसरा ये है। वो कहता है, जो बुली रहता है, आई वॉज ओनली फूलिंग, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही थी। जब हम बुली करते हैं, जब हम किसी को प्रैंक करते हैं, जब हम मजाक करते हैं किसी के साथ, नॉर्मली क्या होता था कि हम अप्रैल फूल में अक्सर अक्सर जब हम स्कूल में थे ना बेटा, तो हमें ऐसे कॉल्स आते थे कि इसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, एंड जस्ट बिकॉज कि आज 1 अप्रैल है तो हमें किसी को उल्लू बनाना है, तो हम बड़े से बड़ा मजाक किसी के साथ कर लेते हैं। एंड आइडिया भी नहीं होता है कि उस टाइम पे जब आप किसी के साथ मजाक करते रहते हो, किसी के साथ प्रैंक करते रहते हो, उसका मेंटल कंडीशन क्या होगा। जैसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लोग कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन आ जाती है, जहाँ पे हार्ट अटैक आ जाता है उन्हें, अगर आप किसी से प्रैंक करने की कोशिश करते हो। एंड बच्चों से तो बिल्कुल ही प्रैंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी आपको कूल साउंड क्यों ना करता हो। एंड दूसरा जो बच्चा रहता है, जो शायद उसकी जान को बचाया रहता है, द किड न्यूली डाइड। अरे ये बच्चा ऑलमोस्ट डेड होने वाला था, मर जाता वो। बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। चलो अब कोई बात नहीं, अब बच चुका है, चलो इसको लेके चलते हैं लॉकर रूम में। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart, just because of a bully. And एक वाटर का डर था उनके अंदर, जो और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। वो बहुत ही ट्रैम्बल कर रहे थे, बहुत वीक हो चुके थे। सपने आया करते थे उन्हें उस इंसिडेंट के बारे में। वो खा नहीं पाते थे रात को। वो बहुत मुश्किल था उनके लिए वो टाइम। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी। मैं थोड़ा सा भी कुछ भी काम करता था ना, कुछ भी करता था, तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाया करता था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। जब भी मैं कुछ भी काम करता रहता था तो ऐसा लगता था कि मेरी जो नीज़ है वो इतनी ज़्यादा वीक है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। एंड मैं बहुत ऐसा लगता था कि मैं बस वॉमिट कर दूँगा। ये इम्पैक्ट था साइकोलॉजिकली, ऐसा नहीं था कि वो फिज़िकली इतने वीक थे, क्योंकि अब वो बच चुके थे, ज़्यादा टाइम हो चुका था। बट साइकोलॉजिकली सेंस में देखा जाए बेटा, तो अगर आपकी साइकिक सही नहीं होती, आप मेंटली अगर डिस्टर्ब रहते हो, तो मेंटल कंडीशन की वजह से फिजिकल भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ही डिप्रेस्ड हो, तो उसका असर आपके शरीर पे भी दिखना शुरू हो जाता है। एंड विलियम डगलस उस टाइम पे बहुत डिप्रेस थे, बहुत अपसेट थे, एंड लिटरली वो फील करने लगे थे उस मेंटल पेन को फिजिकली भी। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल। फिर मैं कभी नहीं गया उस पुल में। आई फियर्ड वाटर। मैं डरने लगा था पानी से। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। मैं बस पानी को अवॉइड करता था, जितना भी मैं कर सकता था उतना करता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर वन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स। कैस्केड्स मतलब बेटा वाटरफॉल। आपने वाटरफॉल देखा होगा ना, झरना, अक्सर घूमने उमने जाते हो। सो कुछ साल बाद, अब बड़े हो चुके हैं विलियम डगलस, एंड उन्हें पता चला एक कैस्केट्स के बारे में, एंड आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम। जो बॉयज़ होते हैं ना, मैन होते हैं ना, उन्हें एडवेंचर करना बड़ा पसंद आता है, स्पेशली पानी में जाना, फिशिंग करना, बोटिंग करना, कैनोइंग करना। तो उनको बड़ा मन करता था। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज wading the Titan or a bumping river or bathing in the warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. एंड जब भी मैं जाता था ना, कहीं कहीं पे भी ट्रिप पे जाता था या फिशिंग करता था, टाइटन, ये सारे रिवर्स के नाम है बेटा, ये सारे रिवर्स पे वो जाते थे। एंड जब भी जाते थे ना, वो इन्जॉय नहीं कर पाते थे। वो जो डर था ना पानी को लेकर, वो बहुत ज़्यादा था उनके मन में। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कम्प्लीटली। ऐसा लग रहा था कि वो जो डर है ना, उन पे वो इतना ज़्यादा हावी हो गया कि उनकी आइडेंटिटी बन गई है वो डर। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज। और जब भी मैं पानी के बारे में जाता या पानी के पास जाता या थोड़ा भी जाने की कोशिश करता, मेरा पूरा शरीर नम पड़ जाता, पैरालाइज हो जाता। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। एंड इतना मतलब इतना खतरनाक डर हुआ करता था ना कि मैं कंप्लीटली, मेरा जो हार्ट था ना वही फ्रीज होने की कंडीशन में हो जाता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय।
एंड हैंडीकैप यहाँ पर क्या है बेटा कि अगर आप कभी कुछ कर नहीं पाते हो, किसी चीज़ में आपकी डिसएबिलिटी शो कर रही है, सो आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, बीइंग अ मैन मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी मेरे सारे फ्रेंड्स कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आई एम एन अबनॉर्मल पर्सन। एंड उस एबनॉर्मलिटी जो थी उनकी, वो बहुत ज़्यादा उनको नैप करती थी, परेशान करती थी, उन्हें हैंडीकैप फील होता था कि नहीं यार, मुझे ऐसा लगता था कि कोई अंश जो है वो छीन लिया गया है। एंड इसके इस तरह से वो नहीं जीना चाहते थे। विलियम डगलस को अजीब लगता था, वो चाहते थे ओवरकम करना। एंड कौन नहीं चाहता अपने फियर पे ओवरकम करना, बहुत कम लोग कर पाते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बेटा आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा डर नहीं है जिस पे आप जीत हासिल नहीं कर सकते हो, अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ उस चीज़ को करो, हार्डवर्क करो उस चीज़ को ओवरकम करने की। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए वो है प्रिजर्वेरेंस। प्रिजर्वेरेंस मतलब बेटा कि प्रिजर्वेरेंस भी आप बोल सकते हो, परसीवरेंस भी आप बोल सकते हो, परसिस्टेंस भी आप बोल सकते हो। किसी काम को करने का मतलब एक होता है ना कि आप कोई काम जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसको आप करने का ठान लो, एंड जब तक वो काम ना हो पाए तब तक आप काम वो उसमें होता है ना कि अपना एफर्ट लगाते रहो, कभी तो आप ओवरकम करोगे ना। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। एंड यहाँ पे विलियम डगलस भी ये सोचते हैं कि नाउ फाइनली जब साल बहुत बीत जाते हैं, इन कैनोज और ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, bass fishing in a New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Malothius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Whenever I went, ये एग्जाम्पल्स है बेटा, ये सारे फिशेस के नाम है, एंड बाकी जो उनके साथ जो हैं वो रिवर के नाम है। तो जब भी वो अलग अलग रिवर के पास जाते थे और ऐसे ऐसे फिश की जो स्पेशल है उस जगह के फिश, ये सारे फिश उसी रिवर में पाए जाते हैं, जब उनकी फिशिंग करने जाते थे तो वो इन्जॉय नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं इनको एंजॉय कर पाते थे? क्योंकि जो वाटर का जो फेयर था उन्हें हर जगह हंट करता था, ऐसा लगता था कि उनके पीछे पीछे वो घूम रहा है। इट ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. एंड कहीं ना कहीं वो डर था ना, उनके जॉय को रूइन कर देता था, बर्बाद कर दिया करता था। वो अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को देखा करते थे, सब कितना बोटिंग एंजॉय कर रहा है, फिशिंग कितना एंजॉय कर रहा है। वो एट द एज के पास बैठ कर भी, पानी के पास बैठ के फिशिंग भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था डर कि वो पानी में गिर ना जाए, इतना टेरर था उनको पानी से। बस 2 पेजेस और है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। फर्स्ट पार्ट इतना ही पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट मैं आप लोगों का इवनिंग में अपलोड करूँगी बच्चा। आई जस्ट होप कि जितना पढ़ाया है क्लियर होगा। बेटा पढ़ाने के बाद आप लोग दोबारा एक बारी पढ़ा करो खुद से, एंड जो भी मैंने वर्ड्स बताए, जो भी मैंने वर्ड्स की मीनिंग बताई है, आप प्लीज़ उसको अंडरलाइन करके वहाँ पे ऊपर आप मीनिंग लिख लिया करो, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कमांड वोकैबलरी पे हो। जितने आपके पास वोकैब्स होंगे आपका स्पोकन उतना ही अच्छा होगा। So that's it for today. Just take care of yourself. Bye bye.